तो आज इस चर्चा का बड़ा सवाल ये है कि भारत की जो इतनी विशाल आबादी है, लगभग 1.5 अरब लोग, वो इतनी असमान रूप से क्यों बसे हुए हैं? हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। कहीं तो जमीन कम पड़ जाती है, कहीं बिल्कुल वीरान लगता है। बिल्कुल, कुछ इलाके एकदम खचाखच भरे हैं और कुछ लगभग खाली। तो कौन सी बातें हैं जो ये तय करती हैं कि लोग कहाँ रहेंगे? और जमीन की बनावट, मतलब भूगोल, इसका क्या रोल है? हमारे पास जो स्रोत हैं वो दिखाते हैं कि आबादी 1.43 अरब के पार है। जी हाँ, UNFPA का 2023 का आंकड़ा यही कहता है। लेकिन वितरण में देखिए कितना फर्क है। सिंधु गंगा के मैदानों में घनत्व 1100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा। हाँ, जनगणना 2011 के हिसाब से। और दूसरी तरफ लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाके, जहाँ 20 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। जमीन आसमान का फर्क है वाकई। तो चलिए इन स्रोतों के जरिए इस पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। वो कौन सी चीजें हैं जो लोगों को किसी जगह खींचती हैं और कौन सी हैं जो दूर रखती हैं? बिल्कुल, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जो लोगों को आकर्षित करती हैं, मतलब पुल फैक्टर्स। इसमें सबसे पहला और शायद सबसे बुनियादी है खेती। उपजाऊ जमीन का क्या महत्व है? हाँ, ये तो बहुत ही बड़ा कारक है। आप देखें तो जो उपजाऊ जलोढ़ मैदान है, मतलब नदियों की लाई मिट्टी वाले इलाके, जैसे पूर्वी यूपी, बिहार, वहाँ जमीन इतनी अच्छी है कि गहन खेती हो सकती है। साल में कई फसलें उगा सकते हैं। अच्छा। इसी वजह से इन चावल गेहूं वाले क्षेत्रों में आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है, कहीं कहीं 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी ऊपर। तो सीधी सी बात है, जहां खेती अच्छी वहां ज्यादा लोग बसेंगे। बिल्कुल, जहां पेट भरने का इंतजाम बेहतर हो वहां आबादी ज्यादा होगी ही। ठीक है, ये तो हुई कृषि की बात। लेकिन आजकल तो शहरों का आकर्षण भी बहुत है, खासकर रोजगार को लेकर। हाँ, ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। औद्योगिक केंद्र और सेवा क्षेत्र वाले इलाके, जैसे मुंबई पुणे कॉरिडोर हो गया या फिर दिल्ली NCR, हाँ बिल्कुल, ये रोजगार के बड़े हब बन गए हैं। ये मिलकर आप सोचिए 5.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का घर है। 5.5 करोड़ बहुत बड़ी संख्या है। जी, तो काम की तलाश में, बेहतर जीवन की उम्मीद में लोग इन केंद्रों की तरफ चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं। और इन जगहों तक पहुंचना भी तो आसान होना चाहिए ना, मतलब कनेक्टिविटी, सड़कें, रेल, बंदरगाह वगैरह। निश्चित रूप से अच्छी कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल है। कैसे? देखिए, जहां आना जाना आसान होगा, माल लाना ले जाना आसान होगा, वहां व्यापार फलेगा फूलेगा, लोग भी आसानी से बसेंगे। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे वो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग बना है ना, जी। तो उसके किनारे जो शहर बसे हैं, वहां शहरी विकास की दर 30% से ज्यादा देखी गई है। अच्छा। ये उन इलाकों से कहीं ज्यादा हैं जो अंदरूनी हिस्सों में हैं, जहां कनेक्टिविटी कमजोर है। तो हाँ, कनेक्टिविटी बहुत मायने रखती है। ये तो हुए आर्थिक और भौतिक कारण। क्या इतिहास और संस्कृति का भी कोई असर होता है? लोग कहीं इसलिए भी बसते हैं कि उस जगह का कोई ऐतिहासिक महत्व हो? हाँ, बिल्कुल होता है। जैसे अपने प्राचीन शहर हैं या तीर्थ स्थल हैं, वाराणसी का उदाहरण लीजिए। काशी। हाँ, उसका अपना एक गहरा ऐतिहासिक और आध्यात्मिक खिंचाव है। इसी वजह से वहाँ आज भी बहुत लोग रहते हैं और नए लोग भी आते हैं, भले ही वहाँ भीड़ भाड़ हो या दूसरी समस्याएं हो। आंकड़े क्या कहते हैं वाराणसी के बारे में? वहाँ का शहरी घनत्व सोचिए 20,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो ये दिखाता है कि लोगों का जुड़ाव सिर्फ पैसे या सुविधा से ही नहीं होता, इतिहास और संस्कृति भी खींचते हैं। दिलचस्प। अच्छा, और सरकारी नीतियां, जैसे कोई राजधानी हो या सरकार कोई शहर विकसित कर रही हो? हाँ, इसका भी असर पड़ता है। राज्यों की राजधानियां स्वाभाविक रूप से प्रशासनिक केंद्र होते हैं, वहाँ सरकारी दफ्तर होते हैं, नौकरियां होती हैं। और सरकारें जब किसी शहर को खास तौर पर विकसित करती हैं, जैसे वो स्मार्ट सिटी मिशन था, हाँ 2016 वाला, उसके तहत जैसे भुवनेश्वर को चुना गया, तो ऐसे शहरों में सरकारी निवेश आता है, सुविधाएं बढ़ती हैं, तो आबादी भी तेजी से बढ़ती है। भुवनेश्वर की आबादी 1 दशक में ही 25% से ज्यादा बढ़ गई। अच्छा, तो ये सारे हुए वो कारण जो लोगों को किसी जगह खींचते हैं। अब बात करते हैं उन रुकावटों की जो लोगों को कहीं बसने से रोकती हैं, मतलब भौगोलिक बाधाएं। इसमें सबसे पहले क्या आता है? शायद पहाड़ी इलाके। हाँ बिल्कुल, उबड़ खाबड़ मुश्किल भूभाग, जहाँ खड़ी ढलानें हो, पहुंचना मुश्किल हो, जैसे हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति है। हाँ सुना है, बहुत खूबसूरत है, पर रहना शायद मुश्किल। बिल्कुल, वहाँ खेती करना बहुत मुश्किल है,
सड़कें बनाना, घर बनाना सब चुनौतीपूर्ण है। बर्फ भी रहती है काफी समय। जमीन भी ज्यादा खेती लायक नहीं है। तो नतीजा ये कि वहाँ जनसंख्या घनत्व महज 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सिर्फ 2? जी। और मौसम का क्या असर होता है, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी या सूखा या बहुत ज्यादा ठंड? कठोर जलवायु भी एक बड़ी बाधा है। जैसे राजस्थान का जैसलमेर जिला ले लीजिए, रेगिस्तानी इलाका है। हाँ, थार मरुस्थल। पानी की बहुत कमी है। अब क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला है, लेकिन घनत्व सिर्फ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अच्छा, क्योंकि वहाँ जीवन मुश्किल है। हाँ, जहाँ रहना ही दूभर हो, वहाँ लोग क्यों बसना चाहेंगे? पानी की बात चली तो ये अपने आप में कितना बड़ा फैक्टर है, पानी की उपलब्धता या कमी? ये तो शायद सबसे निर्णायक कारकों में से एक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। अच्छा। हाँ, जिन क्षेत्रों में नदियां बहती हैं या जहां जमीन के नीचे पानी आसानी से मिल जाता है, जैसे हमारे विशाल गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान। हाँ, उत्तर भारत के मैदान। वहां सिंचाई के लिए पानी है, पीने के लिए पानी है, एक तरह की सुरक्षा है। तो वहाँ आबादी भी ज्यादा होगी। बिल्कुल। भारत की 40% से ज्यादा आबादी इन्हीं मैदानों में रहती है और औसत घनत्व 900 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। समझ गया। पानी जीवन है तो आबादी भी वहीं पनपती है। सही कहा। मिट्टी की बात हमने शुरू में की थी कि उपजाऊ मिट्टी खींचती है, तो क्या इसका उल्टा भी सच है कि खराब मिट्टी लोगों को दूर रखती है? हाँ, बिल्कुल। अगर मिट्टी कम उपजाऊ है या उसमें नमक ज्यादा है, खारी है या फिर लैटेरिटिक मिट्टी है जिसमें पोषक तत्व कम होते हैं, तो वहाँ खेती अच्छे से नहीं हो पाती। और जब खेती मुश्किल होगी तो वो इलाका ज्यादा लोगों को सहारा नहीं दे पाएगा। उसकी जनसंख्या धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। इसका कोई उदाहरण? जैसे पश्चिमी ओडिशा के कुछ इलाके हैं जहाँ लैटेरिटिक मिट्टी ज्यादा है। वहाँ का जनसंख्या घनत्व पास की ही महानदी डेल्टा क्षेत्र से काफी कम है, जबकि डेल्टा की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। अच्छा, और आखिर में प्राकृतिक खतरे जैसे बाढ़, भूकंप, चक्रवात वगैरह, इनका भी असर होता होगा ना? हाँ, ये भी एक अहम बाधा है। सुरक्षा सबसे पहले आती है ना? बिल्कुल। आप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को देखिए। वहाँ की मिट्टी ज्वालामुखी की वजह से काफी उपजाऊ है, लेकिन वहाँ बार बार चक्रवात आते हैं, भूकंप का भी खतरा रहता है। तो इन खतरों की वजह से अच्छी जमीन होने के बावजूद वहाँ आबादी उतनी घनी नहीं है। सही बात है, जान है तो जहान है। बिल्कुल। तो अगर हम सार निकालें तो भारत में जनसंख्या का ये जो नक्शा है, ये एक जटिल बुनावट है। एक तरफ तो हैं उपजाऊ मैदान, रोजगार के मौके, अच्छी कनेक्टिविटी, ये सब लोगों को खींच रहे हैं। हाँ, ये पुल फैक्टर्स हैं। और दूसरी तरफ है मुश्किल पहाड़, कठोर मौसम, पानी की कमी, खराब मिट्टी और प्राकृतिक आपदाओं का डर। ये पुश फैक्टर्स हैं जो लोगों को कहीं बसने से रोकते हैं या वहां से जाने को मजबूर करते हैं। तो ये एक तरह का संतुलन है इन खींचने और धकेलने वाली ताकतों के बीच। बिल्कुल, और यही संतुलन तय करता है कि कहाँ कितनी आबादी होगी। स्रोत ये भी इशारा कर रहे हैं कि शायद अगली जनगणना 2026 वाली ज्यादा दूर नहीं है। तो इस असमान वितरण को देखते हुए आगे के लिए क्या सोचना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिहाज से? देखिए, सबसे जरूरी है क्षेत्र विशिष्ट योजना। मतलब हर इलाके की अपनी जरूरतें और चुनौतियां हैं, उन्हें ध्यान में रखकर नीतियां बने। हमें एक संतुलन बनाना होगा। जहां ज्यादा दबाव है वहां संसाधनों का प्रबंधन बेहतर करना होगा, और जो कम आबादी वाले इलाके हैं वहां विकास और अवसर पहुंचाने होंगे ताकि वहां से पलायन रुके और विकास का लाभ सबको मिले। सही कहा। एक साइज सब पर फिट नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। भविष्य में क्या टेक्नोलॉजी या जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है या कोई नई सरकारी नीति, क्या ये सब मिलकर इस वितरण के पैटर्न को बदल सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्या हम देखेंगे कि आज जो इलाके कम आबादी वाले हैं वो कल जनसंख्या के नए केंद्र बनकर उभरे? हाँ, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। चलिए, आज की इस गहरी बातचीत को यहीं विराम देते हैं।